Hello students, welcome to CP classes and I am Charu here with you to take your class. So finally the wait is over and we'll be starting the chapter today, motion. So as I told you, this is a very nice platform to learn for the foundation course and for the NTHC preparation. So as I said earlier also, I'll be taking specifically physics. So now student, sit with your notebook and pen so that you can make your notes. Don't forget to watch the video every day so that you can be continue to your course and आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं. तो जल्दी से अपने पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं. So with all the new and positive energy, let us begin and let us make it more interesting. इसीलिए आप सभी का सपोर्ट इज मच नीडेड. ये वीडियो देखें, लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले. तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे आपको अपने फाउंडेशन के लिए अपना चैप्टर प्रिपेयर करना है, कैसे आपको एनसीईआरटी से अपने क्वेश्चंस करने हैं और कैसे आपको अपने एनटीएससी और ओलंपियाड्स की भी तैयारी करनी है. सो यू शुड नॉट मिस दिस. So let's start. Let's learn the physics with more deeper concept. So the very first chapter is all about the motion, right? So what is this motion? आप किस चीज़ को कहेंगे कि बॉडी मूव कर रही है? कब आप कहेंगे कि आप चल रहे हैं या कोई अदर बॉडी है जो कि मूवमेंट कर रही है? तो अपनी डेली लाइफ में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लाइक अ बर्ड मूव्स व्हेन इट फ्लाइज, राइट? और जब फिश है वो स्विंग करती है जब वो पानी में है, और कार चल रहे हैं रोड पे, शिप मूव्स इन वाटर. तो ये सारी चीज़ों के हम डेली देखते हैं. या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ब्लड है वो भी हमारी बॉडी में चल रहा है कहीं ना कहीं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, है ना? तो दैट मीन्स कि ये सब चीज़ें मूवमेंट हो रहा है, इन सारी चीज़ों का मूवमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें मूव कर रही हैं. तो अब फाइनली हम एक डेफिनेशन पे आते हैं कि व्हाट इज मोशन. ये तो सारे एग्जांपल्स हमने देखे. तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे इन सारे एग्जांपल्स को लेकर के एक डेफिनेशन हमारे पास आ गई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट? तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर मोशन. नाउ मैकेनिक्स. नाउ द टर्म कम्स मैकेनिक्स. व्हाट इज दिस मैकेनिक्स? ठीक है, अभी मैकेनिक्स है क्या? दिस मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन. जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी जो आप स्टडी अप करेंगे, जितने मोशन के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? मैकेनिक्स के आती है. अगेन दिस मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स एंड स्टैटिक्स. ठीक है, तो जब हम बोलते हैं कि जितना भी हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जितनी भी आप स्टडी करेंगे, चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है, सब किसके अंदर आ जाएंगी? मैकेनिक्स के अंदर आते हैं. और बता दूँ तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आती हैं. ठीक है, तो अगेन इसके 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा आपसे, डायनामिक, काइनेमेटिक्स और स्टैटिक्स. तो डायनामिक्स से पहले हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की. तो जब आप का पार्टिकल मोशन में है या जब आपकी बॉडी मोशन में है, तो जब हम इसके बारे में स्टडी आउट करते हैं तो दिस स्टडी इज नोन एज काइनेमेटिक्स. कि इसका मतलब क्या हो गया है कि आपका जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा होगा? मूवमेंट कर रहा होगा. तो इसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स. ठीक है, और जब आपका पार्टिकल आपका एक रेस्ट पे है, ये यहाँ पर है, तो इसको ऐसे ही एज इट इज है, इसकी स्टडी रेस्ट पे हम जब करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक्स. नाउ कमिंग टू दी टॉपिक डायनामिक. डायनामिक क्या है? डायनामिक में भी आप पढ़ेंगे कि बॉडी का मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन किस कॉज की वजह से, क्यों उसका मूवमेंट हो रहा है, तो उसकी स्टडी क्या कहलाई जाती है? डायनामिक्स कहलाई जाती है. एज वी नो दैट एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ मोशन, राइट? तो विच रिजल्ट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस. ठीक है, जिस अलग अलग फोर्स की वजह से ही तो बॉडी मूव कर रही होती है ना. कहीं से उसमें कोई ग्रेविटेशन फोर्स भी लग सकता है, एक्शन भी लगता है, कोई भी फोर्स उसमें लग रहा है जिसकी वजह से बॉडी आपकी मूव कर रही है. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ दोज फोर्सेस विच स्टडी द मोशन. ठीक हो गया, तो दिस इज डायनामिक्स. ये होता है आपका डायनामिक्स की स्टडी के लिए आती है. तो हेयर विल बी स्टडिंग अबाउट द काइनेमेटिक बेसिकली. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है, अभी हमने जाना कि डिफरेंट क्या क्या
कैसे कैसे मोशन हो रहा है, और हर मोशन की स्टडी को हमने अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया है। किसी को काइनेमेटिक्स में किया है, किसी को डायनेमिक में किया है, किसी को स्टैटिक्स में किया है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ मोशन इन योर डे टू डे लाइफ, you would have come across different types of motion, right? Like the motion of the planet and the motion of the wind, etc. So this type of motion can be divided basically into 4 parts. First is the random motion, second is the translational, third is the rotational motion, fourth is the oscillatory. ठीक हो गया। तो जब हम बात करते हैं रैंडम मोशन की, इन दिस टाइप ऑफ मोशन द पार्टिकल्स मूव रैंडमली, वो कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं, उनका एक पर्टिकुलर पाथ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इन विंड और एयर, ठीक है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं, उनका कोई पाथ डिफाइन नहीं है ना, जिगजैग वे में कोई भी कहीं को जा रहा है। और यू कैन से द मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रैंडम मोशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज द ट्रांसलेशनल मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज द सेम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हर का अपना अपना सेम डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ट्रांसलेशन मोशन कैन बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अलोंग अ कर्व पाथ, or the motion along a straight line is called the rectilinear motion, and if the path is the curve then it is known as the curvilinear, and the third one is the circular। सर्कुलर में क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी किस में घूमती है, आपका सर्कुलर में घूमती है about the same axis, then the motion is said to be circular motion, ठीक है। अब एग्जांपल्स अगर हम देखें रेक्टिलिनियर मोशन के, तो क्या हो सकते हैं, इट इज ऑल्सो रिफर टू एज 1D मोशन, ठीक है, हम इसको 1D मोशन भी कह सकते हैं। और जब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो जब कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, आपकी कोई कार है वो कैसे मूव कर रही है, स्ट्रेट रोड में जब मूव करती है, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर। एंड कमिंग टू द कर्विलिनियर, जब कर्विलिनियर में क्या होगा, जब आपकी बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है डिफरेंट कर्व्स में, ठीक हो गया। और जब बॉडी किस पे मूव कर रही है, आपके सर्कुलर पाथ पे बोला हमने सर्कुलर के लिए। और यू कैन से द रोटेशनल मोशन ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बॉडी का क्या होगा, इस तरीके से रोटेशन होगा। तो फॉर एग्जाम्पल द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, राइट। सेकेंड इट कुड बी पुली, जब हम पानी निकालते हैं तो जो पुली होगी उसका आप ले सकते हैं। थर्ड इधर मैरी गो राउंड, और यू कैन से द जाइंट व्हील, और मोशन ऑफ अ फैन, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स which refer to this circular motion, okay। so now the last one क्या आ जाएगा आपका, ऑसिलेटरी और द वाइब्रेटरी, ठीक है। ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी में क्या होगा, जब आपने देखा है ना पेंडुलम क्या करता है, ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। तो जो ट्रू एंड, जैसे पेंडुलम है पहले बैक एंड फोर्थ, ट्रू एंड फ्रो वाली पोजीशन पे, अ मोशन ऑफ अ स्विंग, ठीक है। तो इस टाइप का जो मोशन दिखाता है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन, और यू कैन से द वाइब्रेटरी मोशन। तो फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, एंड when the string of a guitar is plucked it performs an oscillatory। see this इस तरीके से होता है ना, ये कभी इधर इस पोजीशन पे जाता है, कभी इस पोजीशन पे जाता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू एंड फ्रो वाली पोजीशन होगी। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन, ओके। सो आई होप you are getting my points very clearly, and also you are also writing this point, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। तो जब हम बात करते हैं रेस्ट और उसकी, तो ये दोनों ही क्या हैं, आपके रिलेटिव टर्म्स होते हैं। अगर एक बॉडी इज इन रेस्ट, तो सेकेंड बॉडी डेफिनेटली विल बी इन मोशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही है, नो, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, अगर मैं आपको बता दूँ तो, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसमें मैं गाड़ी में बैठी हूँ, ठीक है, और मैं जा रही हूँ, ठीक। तो हम गाड़ी में बैठे हैं और हम जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अब हम गाड़ी से बाहर को जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं और वो पेड़ चल रहे हैं, या बाहर कोई इंसान है वो चल रहा है, राइट। और जो बाहर वाला इंसान है वो हमें देख के लगता है वो तो रुका हुआ है और हम चल रहे हैं। तो हम दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को ऐसा देखते हैं कि दोनों ही हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, है ना। तो बल्कि एक जना उस पर रेस्ट पे है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। Now see कि there is nothing like absolute rest. This means that an object can be at rest and also in the motion at the same time. ठीक है। तो for example you can say that all objects which are stationary on the earth are said to be at rest with respect to each other, but
विद रिस्पेक्ट टू सन दे आर मेकिंग रिवॉल्यूशन, है ना। अगर आप और मैं सामने सामने भी बैठे हैं तो हमें इसलिए लगे कि हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट पे हैं, लेकिन हम सन के रिस्पेक्ट पे तो नहीं, क्योंकि अर्थ तो घूम ही रही है अपने, ठीक है। तो इसीलिए तो रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स. इन ऑर्डर टू स्टडी द मोशन देयरफॉर वी हैव टू चूज अ फिक्स पोजीशन और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द मोशन टू विच द मोशन इज टू बी स्टडीड. और इसी पॉइंट को हम क्या लेते हैं, आपको इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है. तो कभी भी अगर हम मोशन को डिफाइन करते हैं तो एक फिक्स पॉइंट को लेकर के डिफाइन करते हैं. तो दिस पॉइंट इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ओरिजिन. तो अंडरस्टूड ना व्हाट हाउ रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी. ठीक हो गया. अब हम जब बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की, तो सबसे पहली इसमें हमारे पास दो फैक्टर होते हैं. एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन. तो जो मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है. तो ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, तो वो क्वांटिटीज आर नोन एज द स्केलर क्वांटिटी. उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा वो क्या होंगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाई जाती हैं. ठीक है. और इसी में अभी हम थोड़े से आगे को और पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी होंगी वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करनी होनी चाहिए. ठीक है. तो लेट्स सी कि क्या स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और क्या वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं. तो सच फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आर नोन एज द स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मास, टाइम, डिस्टेंस, or you can say speed, density, temperature, volume, etc. These are the examples of the scalar quantity, and the physical quantities that can be defined if both magnitude and direction are specified, they are called the vector quantities. And also इसके साथ साथ एक और लॉ होता है, दिस इज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसको भी उस क्वांटिटी को फॉलो करना चाहिए. तो दिस इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा. ठीक है. तो अब देखो देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है. दोनों में अलग अलग डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटी में और क्या डिफरेंस है वेक्टर क्वांटिटी में. तो स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती है. ठीक है. और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है. एवरी स्केलर क्वांटिटी इज वन डायमेंशनल, मतलब हर स्केलर क्वांटिटी जो होगी वो 1D होगी. वेयर एज वेक्टर क्वांटिटी भी 1 डायमेंशनल भी हो सकती है, 2nd डायमेंशनल भी हो सकती है और 3rd डायमेंशनल भी हो सकती है. अगर आप कोई चेंज करते हैं स्केलर क्वांटिटी में, वो क्या होगा, उसके रिफ्लेक्शन ऑफ द चेंज इन मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आएगा. लेकिन यहाँ पे उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है और उसकी मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ सकता है, या फिर उन दोनों में भी कोई चेंज होगा, तभी वेक्टर क्वांटिटी भी क्या करेगी, चेंज होगी. ठीक है. अब नेक्स्ट 4th पॉइंट इज स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी रिजॉल्व. वाई इट कैन नॉट बी रिजॉल्व, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है. ठीक है. अब जो 4th इधर है वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में बाय द चेंज इन एंगल ऑफ द साइन एंड द कोसाइन. ठीक है. साइन से कोसाइन से आप इसको चेंज कर सकते हैं. देन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी क्या है, लेंथ, मास, एनर्जी, डेंसिटी, वॉल्यूम. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्केलर क्वांटिटी. एंड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा. देन अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट. ओके. सो डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट. सी व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस. आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, सपोज इट इज़ 5 किलोमीटर्स. ठीक है. फिर स्कूल से घर आ रहे हैं हम, अगेन 5 किलोमीटर. तो टोटल आपने घर से स्कूल और स्कूल से घर आने में कितना डिस्टेंस चला है, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर. कितना हो गया टोटल, दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. ठीक है. तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. कि उस टाइम पे जितना भी उसने पाथ कवर किया है, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. एंड डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ. जितना भी आपने ट्रेवल किया, दिस इज द डिस्टेंस. और डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज द पाथ डिपेंडेंट. और डिस्टेंस डिपेंड करती है आपके पाथ पे. ठीक है. तो मैंने आपसे बोला कि 5 + 5 कितना हो गया, 10 किलोमीटर्स के बारे में हमने कहा. ठीक है. तो उसी तरीके से देखो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है. सपोज हम
फ्रॉम हल्द्वानी टू नैनीताल इफ़ यू आर ट्रैवलिंग तो देयर इज़ 43 किलोमीटर। ठीक है, अब हम घूमने जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 43 तो हम जा रहे हैं प्लस 43 आप उतना ही वापस भी आएंगे। ठीक, तो टोटल किलोमीटर्स कितने हो जाएंगे आपके 86 किलोमीटर आप पर इस दिन में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द डिस्टेंस, जितना आप टोटल पाथ लेंथ अपनी कवर करते हैं तो दिस इज़ द डिस्टेंस। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिस्टेंस। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक हो गया, इसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती, आप किस डायरेक्शन से गए, कौन से पाथ को आपने फॉलो किया, आपसे कोई नहीं पूछा आप ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, नॉर्थ जाओ, चाहे आप लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस सिर्फ यहाँ पे जो बताना है, अपना क्या बताना होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, कि आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हैं। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। ठीक है, कि किस उसमें जा रहे हैं आप। सेकेंड, थर्ड इज इट नेवर रिड्यूसेस विद टाइम। फोर्थ, द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस जो पार्टिकल की है वो क्या होगी आपकी, इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। कभी आप डिस्टेंस को नेगेटिव और जीरो में काउंट नहीं कर सकते। अब हमारे पास बात आती है यूनिट की। तो यूनिट जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो कितने टाइप की यूनिट्स होती है, 2 टाइप्स की यूनिट होती है। एक हम लेते हैं CGS यूनिट और दूसरी होती है हमारे पास SI यूनिट। ठीक है, तो SI यूनिट स्टैंडर्डाइज यूनिट होती है, जो कि क्या होगी आपकी डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, और इससे बड़ी और यूनिट लेनी है तो वो क्या हो सकती है, फिर किलोमीटर्स हो सकती है। और CGS यूनिट क्या होगी आपकी, ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज़ द डिस्टेंस। अब बात करते हैं हम आपकी डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब देखो क्या होगा, आप यहाँ थे A, ठीक, आप यहाँ से चलना हमने स्टार्ट करा है, ऐसे गए। ठीक है, आपको जाना है C के पास। ठीक, तो आप ऐसे होते हुए कहीं यहाँ पे C के पास पहुँचे। ठीक हो गया, तो बीच में P और Q का घर भी आया। ठीक, अब आपको जाना था C के पास, तो आप P और Q से मिलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इस रास्ते भी आप जा रहे हैं और एक और रास्ता था कि आपके पास, आप सीधे भी जा सकते थे। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट के बीच में और जो फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है वो दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अगर मुझे आप इतना चल के जाना है तो अब मान लो यहाँ से 5 किलोमीटर गए, यहाँ से 5 है, फिर 5 है एंड अगेन 5 है, तो जो इसकी टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, A से लेके C तक की 5 + 5 + 5। ठीक है, 10 + 10 20। ठीक हो गया, 20 किलोमीटर्स हमने इतना कवर करा। लेकिन एक और रास्ता था जहां आप डायरेक्टली 15 किलोमीटर्स के अंदर आप पहुंच सकते थे। तो जो शॉर्ट रास्ता है दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पाथ। ठीक है, तो अब हम जब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली बात, जब ये डिपेंड कर रहा है, मैंने आपसे बोला कि आप इस रास्ते गए फिर ऐसे गए, है ना, तो आप फिर ऐसे करके इसका डिस्प्लेसमेंट जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे छोटी डिस्टेंस जो होगी उस पर डिपेंड करेगा और ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकते हैं। जीरो देखो कैसे हो सकता है कि आपने अभी यहाँ से चलना स्टार्ट करा है सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, आप यहीं से पॉइंट से चलना स्टार्ट करो और इसी पॉइंट पे आके आपने खत्म करा अपना चलना, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में तो कोई शॉर्टेस्ट पाथ है ही नहीं, तो देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट हियर इज जीरो। ठीक है, तो दिस डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक, इफ द मोशन इज in a straight line without a change in direction then the distance is equal to the magnitude of displacement. ठीक, अगर straight line पे नहीं है तो distance will be greater than the magnitude of displacement, और अगर magnitude of displacement may be or equal or less than the distance but never then greater than the distance. So this point is very very important कि क्या होगा आपका less than और equal than हो सकता है लेकिन कभी भी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, so these are the characteristics of displacement. Now this is a comparison. ठीक है, आप इसको रोक के भी पढ़ सकते हैं कंपैरिजन को। अब हमने इसको इतने अच्छे तरीके से समझ ही लिया है कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यू कैन कंपेयर बाय योर सेल्फ ऑल्सो। सो लेट्स सी कि क्या क्या कंपैरिजन है इसमें। सबसे पहला है कि इसकी डेफिनेशन वाइज है कि इट इज़ डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ ऑफ अ ट्रांसफर्स बाय द बॉडी, और दूसरा है ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और डिस्टेंस कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और लेस देन। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि लेस देन। Fifth point says that the distance traveled is not unique path between the 2 points.
ठीक है, क्योंकि आप वो तो कहीं से कर सकते हो, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिक पाथ, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ है तो वो एक ही पाथ होगा, ठीक है, दैट इज द यूनिक पाथ। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट गिव्स द फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, whereas the displacement between the 2 points does not give full information of the type of path followed by the body. Seventh is the distance never decreases with time. For a moving body it is never zero, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद द टाइम, फॉर अ मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू अबाउट दिस सर्कुलर मोशन, ठीक है, जब वो एक सर्कुलर पाथ थी, सर्कुलर ट्रैक को फॉलो कर रहा है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। देन द डिस्टेंस इन एसआई यूनिट इज मेजर्ड इन द मीटर और डिस्प्लेसमेंट इन एसआई यूनिट इज मेजर्ड इन द मीटर। तो है तो वो एक तरीके से पाथ ही को काउंट कर रहा है, तो दोनों की क्या होगी, यूनिट्स सेम होगी, ठीक हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, that is the uniform and non-uniform motion. See, uniform का मतलब क्या है कि इक्वल, ठीक है, आप किसी चीज़ को लेके पर्टिकुलर हैं, यूनिफॉर्म है, ठीक। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि बॉडी कब यूनिफॉर्म मोशन में होगी, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो टाइम इंटरवल कितना कम ज़्यादा है, जैसा भी है, ठीक है। तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब क्या करेगी, वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ कार इज रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में कितना कवर कर रही है वो आपका 20, ठीक है, 20 मीटर को कवर कर रही है, तो इसको कैसे कहेंगे हम, आपका यूनिफॉर्म मोशन। और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, उसका फिक्स टाइम है, उतना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। मूवमेंट्स ऑफ हैंड ऑफ अ वॉच, ठीक है, हर पर्टिकुलर में 1 मिनट में 60 सेकेंड इतना ही ट्रेवल करना है उसको। तो इस तरीके से जितना भी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, आपके यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, इट विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब टाइम इंटरवल तो सेम है, मान लीजिए जैसे आपको ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है कि 2 पे कितना है, 10 से थोड़ा कम है, फिर 4 पे थोड़ा ज़्यादा है, फिर 6 पे और है, फिर 8 सेकेंड पे और है। तो मतलब क्या कर रहा है कि हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग वो कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल फ्री फॉल का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई बॉल को एक टॉल बिल्डिंग से नीचे गिराया है तो आप देखते हो कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे कि 5 मीटर पहले सेकंड में, फिर 15 मीटर अगले 2 सेकंड में, ठीक। तो इस तरीके से फ्रीली फॉल अगर बॉडी कर रही है तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे एक टाइम इंटरवल्स पे डिफरेंट डिस्टेंसेस को ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या डेफिनेशन आएंगी, अभी तो हम इसको मोशन और मोशन के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो जब हम इसको नेक्स्ट स्पीड के टर्म्स में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के टर्म्स में पढ़ेंगे, तो डेफिनेशन भी सेम, बस वर्ड जो चेंज हो जाएगा वो क्या चेंज हो जाएगा, आपका मोशन जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम, वहाँ पे जो क्वांटिटी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे, जिस फैक्टर पे वो क्वांटिटी डिपेंड कर रहा होगा, ठीक हो गया। और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म का, वो हमेशा कर्व होगा, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। और यूनिफॉर्म के लिए क्या आएगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन, इसी मोशन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, आप डिफरेंसेस तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तो अपने टॉपिक पता चल गया है, तो फिर भी चलिए आपके लिए एक बारी फिर से सही, ठीक। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या इम्प्लाई करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इम्प्लाइज द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने पढ़ लिया, विद अ स्टेडी स्पीड। और ये क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन पे नहीं होता है, थोड़ा सा घूमता है, विद अ वेरिएबल स्पीड, ठीक है। इट कवर्स जस्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, और ये क्या कवर करती है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। एंड दिस इज सिमिलर टू द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ स्ट्रेट लाइन, और ये क्या दिखाता है, कर्व लाइन दिखाता है। और इसमें जो एक्सेलरेशन है, दिस इज 0 एंड दिस इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो दिस वाज द डिफरेंस अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक्स इतने ही हैं, then we'll be seeing in the next video. But before going to next video, चलो आज के हम 2 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लें, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड द न्यूमेरिकल्स। विदाउट न्यूमेरिकल्स आप नहीं जा सकते, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कि हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। कॉन्सेप्ट तो हम ले ही रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि बॉय ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर साउथ।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है, कि वो 10 मीटर साउथ की तरफ को जा रहा है, साउथ नीचे की तरफ को आता है, ठीक है। देन रन्स टूवर्ड्स द ईस्ट, अब वो ईस्ट की तरफ को जा रहा है, ईस्ट इज द दिस डायरेक्शन, ठीक हो गया। अब कितना गया यहाँ से यहाँ, तो 10 गया, यहाँ से यहाँ 12 मीटर गया है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, ठीक है। आपको डिस्टेंस जब ट्रेवल करना है, मैंने आपसे क्या कहा था कि डिस्टेंस इज द टोटल पाथ, ठीक है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ। तो टोटल पाथ का मतलब क्या हो जाएगा, 10 + 12, तो यानी कितना मीटर चल रहा है आपका टोटल, 22 मीटर। नाउ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। अब इसकी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी, मैंने आपसे बोला कि ये ए है और ये बी पॉइंट पे गया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बताएं, देखो 10 + 12, तो ए से बी में जाने का एक शॉर्ट रास्ता आप देख रहे हैं कि ये है, ठीक है। नाउ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बाय देखो 10 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 स्क्वायर + 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये सपोज हमने x मान लिया ए बी की डिस्टेंस को, तो जब आप फाइंड करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 244, दैट मीन्स इसका आंसर विल बी नियर अबाउट 244 मीन्स 15, 225, तो 15 पॉइंट समथिंग और 15.6 मीटर विल बी इट्स आंसर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा 15.6 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के क्वेश्चन करिएगा, नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। देन द नेक्स्ट, येस द क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये सर्कुलर पाथ के लिए बात करेगा, ठीक। तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो देखो क्या आएगा, पार्टिकल इज मूविंग विद द रेडियस r, पार्टिकल है r रेडियस के साथ मूव कर रहा है, ये इसकी r रेडियस है, ये a पॉइंट इसका है इनिशियल, ये b पॉइंट इसका है, ठीक है। तो आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो चलो हम इसमें डिस्टेंस भी काउंट कर सकते हैं। तो a से लेके b तक जा रहा है, तो r + r कितना हो जाएगा, इसका 2r हो जाएगा, ठीक। अब देखो डिस्टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ होता है ना, ए पॉइंट से गया इस तरीके से पूरा पाथ को फॉलो करते हुए आया है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, हाफ ऑफ 2πr, क्योंकि हमें हाफ उसके लिए निकालना है, और टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है इसने, 2πr करी सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी, ठीक। अगर जब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट बात क्या है इसका, देखो ए से लेके बी में तो r डिस्टेंस ही होगी, r डिस्टेंस ही होगी, तो जिसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2r। तो आंसर विल बी फॉर हाफ ऑफ अ सर्कल द डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r, यानी ऑप्शन नंबर 3rd, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। अपने तक ही मत रखिएगा। ओके, थैंक यू।